मुझे पता था कि इसमें न्यायिक सेवा भी होती है, तो सर मेरे मन में शुरू से ही था कि मैं कभी ना कभी जरूर इसकी परीक्षा दूंगी। तो सर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी इसके लिए। सर मैंने तैयारी ऐसे शुरू की कि जो एक जज के अंदर क्वालिटीज होती हैं, जैसे पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, तो सर ये मैंने अपने अंदर अपने आप को मैं ऐसे मानती थी कि मैं अब जब जज बनूंगी तो मैं कैसे बिहेव करूंगी। तो मैं उसी मैनर के साथ अपने घर पे भी परिवार वालों के साथ बिहेव करना शुरू कर दिया था। स्कूल टाइम से ही हमें अपने अंदर मैनर्स बनाने चाहिए, जैसे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। आजकल सर थोड़ा सा ट्रेंड है कि आजकल टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बच्चे। तो अगर हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो सर हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं टीचर्स, और वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं काम आता है। और सर जो मैनर्स डेवलप होते हैं वो हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं, तो वो हमें कहीं पे फिर दिखावा नहीं करना पड़ता मैनर्स का, तो वो खुद ही हो जाते हैं हमारे अंदर ही। और वो मैनर हमारे प्रिपरेशन में भी काम आते हैं। जो डिसिप्लिन स्कूल में सिखाया जाता है, वो अगर डिसिप्लिन है तो हम तैयारी में भी अपना अच्छा ही करेंगे, डेली उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें काम आती हैं। फोन जो होता है हमारे दिमाग की एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है, तो हमें मोबाइल फोन नहीं इतना देखना चाहिए। बिल्कुल उतना यूज करो मोबाइल फोन को, इंटरनेट को, कि जितना वो हमारी प्रिपरेशन में साथ दे। तो अपना एक ही जगह फोकस रखना चाहिए, और फोन से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सर वैसे भी मैंने देखा है कि लोग लड़कियों पे खर्चा करना नहीं चाहते शिक्षा के मामले में। वो सिर्फ लड़कों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं और अपनी ही लड़की को दूसरे स्कूल में भेज देते हैं। उसमें सर डिस्क्रिमिनेट तो करते हैं। मैं तो सर ये कहूँगी कि जो हमारे गांव के या आसपास के गांव के जितनी भी लड़कियां हैं, कि माता पिता को थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए अपनी लड़कियों पे कि वो कर सकती है, और हमें उनकी शिक्षा में भी योगदान देना चाहिए। और हमें अपने गोल सेट करने चाहिए सर। एक पॉइंट के बाद सर परिवार वाले भी मान जाते हैं, तो हमें उनको दिखाना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हम पढ़ के हम अपने रिजल्ट उनको शो करेंगे कि हमने इतना अच्छा किया है, तो हम आगे भी कर सकते हैं। तो लड़कियों को भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और उनको अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हार्ड वर्क होता है कि हम डेली काम करें, और सर उसके साथ स्मार्ट वर्क होता है कि हम काम करें, लेकिन हार्ड वर्क करें लेकिन उसको सही डायरेक्शन में करें, जिससे सर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले तो आप कई बार हम बहुत सारे पॉइंट्स में स्टक होते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर लो। तो एक बारी तो अपना डिसाइड करो, एक गोल सेट करो कि बस यही करना है। उसके अलावा बाकी जो भी चीज है वो सारी छोड़ दो। नमस्कार, मैं अरुण कहरबा। आज हम गांव कलसोरा में हैं। हरियाणा के ज़िला करनाल, खंड इंद्री का गांव कलसोरा, जहां से एक बहुत ही शानदार खबर मिली है। और खबर ये है कि मेरे साथ जो बैठे हैं वर्षा देवी जी, इन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा क्वालिफाई की है और न्यायाधीश के पद के लिए ये चयनित हो चुकी हैं। जल्दी ही ये ज्वाइन करेंगी। तो ये खबर जैसे ही मिलती है, पूरे इलाके में, इंद्री खंड क्षेत्र इलाका और इसके आसपास लगते इलाकों में, रादौर, लाडवा और करनाल, पूरा जिला में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। खुशी परिवार में भी है और खुशी पूरे इलाके में खुशी है। और ऐसी खुशियां जो हैं वो मुझे लगता है कि ये पूरे इलाके में जोत जलाने का काम करती हैं, रोशनी फैलाने का काम करती हैं। विद्यार्थियों में, युवाओं में मेहनत करने का, लगन पैदा करने का, इरादे करने का, संकल्प करने का जोश और एक रोशनी मिलती है। तो वो रोशनी देने का काम वर्षा देवी जी ने किया है और हम सब प्रसन्न हैं इस बात को लेकर के। और वर्षा देवी जी से चर्चा करने का मकसद है कि हम जान पाए कि आखिर ये मंजिल जो है, जो मिली है, जहाँ तक पहुँचे हैं, हालांकि सफ़र तो निरंतर आगे बढ़ने का सफ़र होता है, लेकिन एक ये जो पड़ाव है कि एक सफलता, एक उपलब्धि ये जो प्राप्त की है वर्षा देवी जी ने, वो कितनी मेहनत
से और कैसे मेहनत की गई, वो सारी बातों को हम जानने के लिए पहुंचे हैं। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए स्वागत करता हूं बातचीत में आपका। एक बार हमें वर्षा जी के आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी जो स्कूली शिक्षा के बारे में बताएं। सर मेरा नाम वर्षा देवी है और मैं गांव कलसोरा की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग दयामना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा, जो कि मेरे गांव में ही है, वहीं से की है 12वीं तक। उसके बाद मैंने बीएससी की है केवीए डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन करनाल से। उसके बाद मैंने एलएलबी की है भारत कॉलेज ऑफ लॉ बबैंड से। सर मेरे घर में मेरी मम्मी है, जो कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और मेरी बहन है जिसका मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है, और मेरा छोटा भाई है, और मेरे 2 चाचा जी हैं, और मेरे दादाजी हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता का देहांत हो गया था। कितने साल के थे आप? सर जब मैं 3 साल की थी। हाँ जी सर। तो सर सब घर वालों ने ही सपोर्ट किया, मेरी मम्मी का और मेरी बहन का। ये दो तो मेरे लिए एक तरह से क्या कहते स्तंभ हैं, कि जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और जब मैं तैयारी कर रही थी तो कुछ कोई भी काम नहीं करने दिया मेरे को, ये था कि बस तुम पढ़ती रहो और हम करेंगे सारा। मेरी बहन तो सर मेरे साथ वहां भी गई थी, वहां पे भी सारा काम किया। मैं सिर्फ वहां पे पढ़ती थी, जब मैं पेपर देने जाती थी सारा काम यही करती थी मेरे साथ। तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने दी। इनका बहुत बड़ा योगदान है सर। और सर मेरे टीचर्स का, स्कूल से लेके सर कॉलेज से लेके और एलएलबी तक, और सर मेरे कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं, सबने सर बहुत साथ दिया है। कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो जिनको विश्वास था कि मैं कर लूंगी पहले से ही, तो उनका जो सपोर्ट था, वो एक फेथ मैं अपने दिमाग में रखती थी कि अगर उनको लगता है कि मैं कर लूंगी तो मेरे को उनको उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। तो सर सबका बहुत बहुत सपोर्ट था। और एक बात जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा करती है कि पिताजी का ना होना काफ़ी दुखद है, और काफ़ी मुश्किलों का एक तरह से सामना करना पड़ता होगा। कितनी विपरीत परिस्थितियां बनी होंगी, शायद इस बात को आपकी माताजी ज़्यादा समझती होंगी, लेकिन फिर भी इसको कैसे, ये जो एक कितनी बड़ी बाधा थी, या इसका कोई ऐसा कुछ आपको एहसास नहीं हुआ, माँ का जो योगदान रहा है, इसके बारे में ज़रूर बताएं। सर जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरे पिता का देहांत हो गया था, तो सर फिर मेरी मम्मी ने सारा ऐसे संभाला कि मेरे को कभी ऐसे कमी महसूस ही नहीं होने दी कि मेरे पिताजी नहीं है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है मेरी मदर जो है, बहुत ही ज्यादा। और मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली है लाइफ में, तो कि कैसे आप सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी हैंडल कर सकते हो सिचुएशंस को। तो मेरी मदर से ही मैंने सब कुछ सीखा है कि अपने अंदर कैसे पेशेंस लेवल रखना है, कैसे डेली काम करना है, चाहे कुछ भी कोई भी परेशानी आए लेकिन काम करते रहना है। ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। अच्छा, आपने शिक्षा के बारे में जो बताया है कि स्कूली शिक्षा आपने यहीं से प्राप्त की, फिर केवीके डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन करनाल में आपने बीएससी की। हाँ जी सर। और बीएससी करने के बाद आम तौर पे जो रुझान रहता है, झुकाव रहता है विद्यार्थियों का, हाँ जी सर, वो साइंस के क्षेत्र में रहता है। तो दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट वो कहाँ से आपको लॉज के अंदर आपको लेकर के जाता है, कानून की शिक्षा, विधि की शिक्षा की तरफ लेकर के जाता है, वो कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? सर साइंस भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन मेरा हमेशा से था कि सर जो लॉ होती है या विधि शिक्षा है या जो एक न्यायिक पद है सर, उसमें सर न्याय को शुरू से ही प्राचीन काल से ही सर सबसे ऊंचे दर्जे पे रखा जाता है। सर न्याय का स्थान सर बहुत ऊपर है। जो कानून है सर, अपने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक गवर्नमेंट की भी सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। तो सर मेरा रुझान आया कि अगर मैं अपनी शिक्षा कुछ इस तरह से करूं
कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं अपने देश की, और सर मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। सर एज अ जज मैं दोनों पार्टी को बिल्कुल ही इम्पार्शियल तरीके से सुनूंगी और उनकी बातों को सुनूंगी और अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूंगी। और एक तरह से सर ये देश के लिए भी मेरा एक थोड़ा योगदान रहेगा, जितना मैं कर पाऊंगी उतना करूंगी। तो सर तब मैंने सोचा बीएससी के बाद कि क्यों ना मैं अपनी जो मेहनत है वो इस दिशा में लगाऊं कि जिससे मैं अपनी सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो एक बात इसी में ही कि क्या कोई परिवार में आसपास कानून के क्षेत्र में कोई है जिनसे कोई प्रेरणा मिली है? सर मेरे परिवार में तो कोई नहीं था उस समय, लेकिन सर मेरी एक दोस्त थी, वो भी यही करना चाहती थी, तो सर उसने मेरे को बताया था। ठीक। उसका नाम हरकीरत है। वो सर अभी भी उसने मेरा प्रिपरेशन में भी बहुत साथ दिया है। तो उसने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे करके हम इतना ऊंचा पद भी हासिल कर सकते हैं इस स्थिति में। 12वीं क्लास में ही सर जब मैं जाती थी रणबीर सर के पास, तो वो भी कहते थे कि आपको जज बनना है, जज बनना है। अच्छा जी। हाँ जी सर। क्या बात है। तो हरकीरत जी सर। और रणबीर जी का मतलब एक तरह से आपको इस क्षेत्र में जाने में वो मोटिवेट करते हैं आप। हाँ जी सर। तो बीएससी हो जाती है, उसके बाद आप एकदम नेक्स्ट ईयर लॉ में एडमिशन लेते हैं। ये आमतौर पे जो रहता है कि लॉज में जाते हैं तो एडवोकेट अधिवक्ता बनते हैं, और कुछ लोग कुछ समय प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी सर। लेकिन आपके लिए मतलब ये एक बहुत मोटिवेशनल भी है, बहुत आश्चर्य भी होता है कि जो हम सुन रहे थे कि आपने मई में हाँ जी सर एलएलबी क्वालिफाई किया है और अक्टूबर में आप जज हो गए। हाँ जी सर। तो ये जो बात है ना, ये कि कैसे आपने शुरू किया होगा, ये कब आपने डिसाइड किया? क्या लॉ में जाते ही आपने पहले डिसाइड कर लिया था कि मैंने जज बनना है, या आप जैसे कक्षाएं लगाते गए और आपको लगा कि यही मेरा ध्येय है? सर जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया तो सर एक तो मेरा सबसे पहले था कि मैं कुछ इसमें से सीख लूं जी, कि क्योंकि सर लॉ जो होता है हमारे विजन को बहुत ब्रॉड कर देता है, जो कि शायद हमें और किसी फील्ड में नहीं इतना पता चलता कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे कानून है और हमें कैसे पेश आना चाहिए। तो सर लेकिन इसमें मुझे पता था कि इसमें न्यायिक सेवा भी होती है, तो सर मेरे मन में शुरू से ही था कि मैं कभी ना कभी जरूर इसकी परीक्षा दूंगी। तो सर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए सर मैंने तैयारी ऐसे शुरू की कि जो एक जज के अंदर क्वालिटीज होती हैं, जैसे पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, तो सर ये मैंने अपने अंदर अपने आप को मैं ऐसे मानती थी कि मैं अब जब जज बनूंगी तो मैं कैसे बिहेव करूंगी। तो मैं उसी मैनर के साथ अपने घर पे भी परिवार वालों के साथ बिहेव करना शुरू कर दिया था कि आगे जाके सर मुझे एक अच्छा जज बनना था। फिर उसके बाद सर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 4th सेमेस्टर से सर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अपनी। तो फिर अभी जब मैं 6th सेमेस्टर में थी सर नोटिफिकेशन आया राजस्थान का, क्योंकि सर सिर्फ राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो अपीयरिंग बच्चों को मौका देता है बैठने का परीक्षा में। हाँ जी, नहीं तो पहले सर एलएलबी कंप्लीट होती है। तो जब मेरे एलएलबी चली रही थी, जब मैंने अपना प्रीलिम्स दे दिया था तो वो मेरा पास हो गया था। फिर उसके बाद मेरी एलएलबी का रिजल्ट आ गया, तो फिर सर अभी फिर उसके बाद मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, तो फिर अभी तो मतलब 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जी जी जी। तो अब हम ये चाहेंगे कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो लॉ में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, या जो लॉ में एडमिशन ले चुके हैं, सोचते हैं न्यायाधीश बनने के बारे में, उनको कुछ इस बारे में पता चले कि प्री में क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो एक बार हमें इस तरीके से स्टेप वाइज बता दें। सर प्रीलिम्स 100 नंबर का होता है, उसके वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।
ठीक। तो सर उसमें हमें जो है 18 सब्जेक्ट्स करने होते हैं। अच्छा जी। और उसके अलावा हिंदी होती है और इंग्लिश होती है। जी। 70 मार्क्स का लॉ आता है और 30 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश आते हैं। तो सर दोनों पे ही हमें बराबर फोकस करना होता है जी। क्योंकि सर कट ऑफ जो है वो दोनों को मिला के ही जाती है। तो सर उसके लिए हमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जैसे सब्जेक्ट्स जो है वो अच्छे से तैयार करने होते हैं। बाकी सर राजस्थान के कुछ लोकल लॉज होते हैं, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया, पोक्सो हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सर ये सारे हमें इसमें तैयार करने होते हैं। ये देख के कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है इन उसमें प्रीलिम्स में, तो उस हिसाब से हमें उसकी तैयारी करनी होती है। और सर बिल्कुल एक एक शब्द जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान करना होता है क्योंकि सर कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक तारीख कि कौन सा एक्ट कब आया, क्या शब्द उसमें लिखा हुआ है, वहां पे मे लिखा है या शैल लिखा है, क्या लिखा है, सर वो पूछते हैं प्रीलिम्स में। तो सर एक तरह से हमें बिल्कुल ही डीप में जाके सारी चीजों को याद करना होता है और देखना होता है, समझना होता है सर कि उसमें क्या है। इसका मतलब ये है कि भले ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जी सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, स्टडी विस्तार से करनी होगी। ऐसे नहीं मतलब चलता हूँ रवैये से काम चलेगा नहीं। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद जो अब मेंस है उसका क्या होता है उसका प्रारूप? सर मेंस में 4 पेपर होते हैं। पहला होता है सिविल लॉ 1, उसके अंदर सर सिविल सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसे सर सिविल सब्जेक्ट्स आते हैं। और उसके साथ होता है हिंदी का ऐसे पेपर उसी दिन शाम को। उसके सर अगले दिन होता है क्रिमिनल लॉ, सर उसके अंदर क्रिमिनल लॉज आते हैं जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और डीवी, पोक्सो, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें। और उसके साथ होता है सर इंग्लिश ऐसे शाम को। तो सर 2 दिन लगातार पेपर चलते हैं। अच्छा जी। सुबह होता है एक मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर इवनिंग में, फिर सर अगले दिन मॉर्निंग शिफ्ट में, फिर इवनिंग शिफ्ट में। तो सर ऐसे लगातार हमें इसमें करना होता है। तो सर इसमें हमें बहुत सारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो भी पढ़ने होते हैं कि उनके क्या ओपिनियन है जी। क्योंकि सर जो लॉ है वो सिर्फ किताबों से नहीं आता सर, वो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो फैसले देती है सर वो भी एक तरह से लॉ ही बनते हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी सर, उसको भी देखना होता है हमें साथ साथ। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि उसमें स्पीड मेंटेन करना बहुत, अदरवाइज पेपर छूट जाता है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए मेंस के अंदर। और सर बार बार रिवाइज करना चाहिए, अपने आप ही नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज करो। ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क केसेस हैं वो हमें याद करने चाहिए इसके लिए। और इंग्लिश और हिंदी ऐसे के लिए हमें जीके और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर जो करंट के मुद्दे हैं वो पूछे जाते हैं। हाँ जी सर। प्रिपरेशन में जैसे मेंस की प्रिपरेशन और प्री की प्रिपरेशन में कौन-कौन सी किताबें खास तौर से जिसमें मैगजीन्स जिसका आपने सहारा लिया है और न्यूज़पेपर्स वगैरह कौन-कौन से आपने पढ़े उसके बारे में? सर मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था करंट अफेयर्स के लिए। ठीक। और आप इंडियन एक्सप्रेस की निरंतर पाठक रही हैं? हाँ जी सर। ठीक। उसके अलावा तो मैंने अपनी एलएलबी में कुछ बुक्स रेफर की थी जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसके लिए, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आर के बांगिया, और आईपीसी के लिए केडी गौर, और सीआरपीसी के लिए और सीपीसी के लिए मैंने टकवानी रेफर की थी। उसके साथ ही सर जो लोकल लॉज होते हैं वो सिर्फ मैंने बेरेक्ट पे स्टिक किया था, अपने सोर्सेज को ज़्यादा मैंने एक्सपैंड नहीं किया था कि एक ही चीज़ करो लेकिन उसको बार बार करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कि ज़्यादा हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो दिमाग में रखना और पेपर पे उनको उतार पाना सर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना चाहिए और उसी को ही 10, 15, 20 बार जितनी बार भी हो सके उसी को ही बार बार पढ़ो, वो सबसे बेस्ट है सर। ठीक। मैगजीन्स वगैरह कोई जो आपने पढ़ी हो? नहीं सर, मैगजीन्स नहीं पढ़ी मैंने सर, मैं खुद के नोट्स बनाती थी। ठीक। हाँ जी सर, शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद करती थी, बार बार उनको मेमोराइज करती थी। तो ऐसे के लिए कोई विशेष तरह से प्रैक्टिस
करते थे, क्या करते थे, लिख करके देखते थे? हाँ जी सर, लिख के देखा है सर ऐसे को। मैंने सर बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, मैं डेली एक ऐसे लिखती थी अच्छा और जी। उसको प्रिपेयर करती थी अपने दिमाग में। सर ऐसे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि जो हमारे दिमाग में चीजें आ रही हैं सर, हम कहीं से देख के लिखेंगे तो वो उनको भी पता चल जाता है कि इसने ये रटा रटाया लिखा है। तो सर अब जो हमारे दिमाग में होता है या हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं सर, पॉलिटिकल, सोशल, ज्योग्राफिकल, जो भी जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दिमाग में आते हैं वो हमें सोचने चाहिए ऐसे के लिए। और सर ऐसे के लिए सबसे जरूरी है जो इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स थे उनका सर बहुत योगदान था। क्योंकि मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी तो सर उनसे बहुत जो करंट इश्यूज हैं उनसे उनके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे ओपिनियन वहाँ पे उसमें मिलते थे। तो वो मैंने सर यूज भी किए हैं अपने पेपर में भी, वहाँ के कुछ ओपिनियन। तो सर एक तो न्यूज़पेपर और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये मेन होता है ऐसे के लिए। अच्छा, उसके बाद जैसे इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी हमें कुछ बताएं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको। इंटरव्यू के लिए एक तो जीके, जो राजस्थान की जीके है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर राजस्थान में कितने जिले हैं या उनके सिर आगे भाग कितने हैं या राजस्थान के लोकल लॉज या कस्टम्स उनके क्या क्या हैं, उनका क्या पहनावा है। और सर क्योंकि मैं हरियाणा से थी तो मैंने हरियाणा के भी तैयार किए थे कि हरियाणा के क्या क्या डांस होते हैं, क्या सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं यहाँ के, और क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं हरियाणा के। क्योंकि सर वो हमें एक जो भी बच्चा है उसको अपनी जो जड़ है जहाँ से वो उठा है उसको अपनी मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वो एक तरह से ये देखते हैं कि इसको अपने कल्चर का कितना ज्ञान है। क्योंकि सर जो अपने मिट्टी की ही इज्जत नहीं करेगा तो सर वो आगे देश की तो क्या ही इज्जत करेगा। हाँ जी सर, तो वो ये उसमें नोट करते हैं। और सर लॉ भी पढ़ा था मैंने उसके लिए, क्योंकि सर लॉ बेस्ड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। और एक सर जो उसके लिए मैंने किया था कि मैं डेली ऐसे बैठती थी चेयर पे कि जैसे मैं उनके आगे बैठी हूँ, बोलने की कोशिश करती थी जो भी क्वेश्चंस थे। तो वो मैंने उसको ऐसे तैयारी की है कि जैसे मैं उनके सामने ही बैठी हूँ। तो सर डेली एक महीना में लगातार ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करती थी, बोल बोल के देखती थी कि मुझे वहाँ पे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और सर दूसरा है कि स्कूल टाइम से ही हमें अपने अंदर मैनर्स बनाने चाहिए, जैसे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना। आजकल सर थोड़ा सा ट्रेंड है कि आजकल टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बच्चे। तो अगर हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो सर हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं टीचर्स, और वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं काम आता है। और सर जो मैनर्स डेवलप होते हैं वो हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं, तो वो हमें कहीं पे फिर दिखावा नहीं करना पड़ता मैनर्स का, तो वो खुद ही हो जाते हैं हमारे अंदर ही। और वो मैनर हमारे प्रिपरेशन में भी काम आते हैं। जो डिसिप्लिन स्कूल में सिखाया जाता है वो अगर डिसिप्लिन है तो हम तैयारी में भी अपना अच्छा ही करेंगे, डेली उठेंगे फिर पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें काम आती हैं। गुरुओं का साथ सर बहुत जरूरी है और उनका आशीर्वाद। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कोचिंग भी आपने ऑनलाइन जैसा पता चला के लिए, हाँ जी सर। तो उस कोचिंग का क्या रोल रहा, कैसे और कहाँ से लिया आपने कोचिंग? सर मैंने दिल्ली से कोचिंग ली है। अच्छा जी। हाँ जी सर जी। तो कोचिंग का सर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक तो कोचिंग से हम ये होता है कि जब क्लास आएगी तो हमें उस टाइम पे बैठना ही होता है, तो हम डिसिप्लिन बहुत हो जाते हैं उससे। और दूसरा सर जो बोलते हैं टीचर्स, जो वो लिखवाते हैं वो हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा होता है कि बार बार घूमता है। और पेपर में भी मुझे कई बार ऐसे लगा कि जैसे मेरे सर ही मेरे को बता रहे हो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर, तो वो एक तरह से हमारे मन में बैठ जाता है। तो कोचिंग का भी फायदा है, लेकिन कोचिंग भी हमें बहुत डिलीजेंटली लेनी होती है, कंसिस्टेंटली, उसको कभी छोड़ना नहीं है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कई बार हमें जैसे हम बीमार हो जाते हैं, बुखार वगैरह, तो उसमें भी मैं कोशिश करती थी कि मैं अपनी क्लासेस पूरी कर लूं, उनको कभी बैकलॉग ना हो। तो क्लासेस के साथ साथ मेरी एलएलबी भी थी, तो फिर उसको भी मैनेज करना होता था। और कितने समय, मतलब जैसे दिन में कितना समय कोचिंग का टाइम होता था? सर मेरा मैं 4 क्लासेस लेती थी 2-2 घंटे की, तो 8 घंटे की तो मेरी 8 घंटे का आपका क्लासेस थी। उसके अलावा 2 से 2.5 घंटे सर मैं अपना एलएलबी में ध्यान देती थी। उसके अलावा सर थोड़ी बहुत ही जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग उसमें
टाइम चला जाता था। हाँ जी सर। तो कुल मिला करके आपका 8, 2, 10, 12, हाँ जी 12, 15, 13 घंटे ऐसे चला जाता। तो मेंस के टाइम पे सर ज्यादा चला जाता था। मेंस के टाइम पे क्योंकि सर टाइम बहुत कम था, सिर्फ 1.5 महीना मिला था मेंस के लिए। तो उसमें सर बहुत तैयारी करनी थी, तो उसमें जैसे 14-15 घंटे भी कई बार चला जाता था टाइम। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो फिर कैसे ये जो मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे ये होता था? क्योंकि ये तो बहुत हैरानी जनक है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कि इतना टाइम जब पढ़ने में लगेगा तो और जो बाकी जिस तरह से हम आराम के बारे में भी सोचते हैं, हमारा आम विद्यार्थी तो आराम के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। हाँ जी सर। तो कैसे होता है ये? थोड़ा सा इसके बारे में, मैनेजमेंट जो टाइम का मैनेजमेंट है इसके बारे में थोड़ा सर। एक तो अपनी हमें नींद पूरी लेनी चाहिए, 8 घंटे की नींद पूरी करो। अच्छा, क्योंकि सर वो रिफ्रेशमेंट होता है हमारे लिए। उसके अलावा सर थोड़ा सा हमें फोन जो होता है हमारे दिमाग की एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है। हमें मोबाइल फोन नहीं इतना देखना चाहिए, बिल्कुल उतना यूज करो मोबाइल फोन को, इंटरनेट को, कि जितना वो हमारी प्रिपरेशन में साथ दे। तो सर जैसे मैं यूट्यूब भी देखती थी, तो यूट्यूब पे मैं जैसे जो बाहर के कंट्रीज में सर विमेन के साथ बहुत जो है उनके साथ बहुत बुरा होता है, तो मैं वो देखती थी कि मैं कैसे उस चीज को भी मैं यूटिलाइज करके अपने कैसे मैसेज में लिख सकती हूँ कि उस देश में ऐसे हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन है। यूट्यूब को सर और जो भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स है उनको हमें अच्छे से यूज करना चाहिए, एजुकेशन के पर्पस से ही करना चाहिए। वैसे सर मैंने अपनी जो भी सोशल मीडिया है सारा सर वो मेरा सारा बंद था उस टाइम के लिए। और सर अपने रिलेटिव से भी मैंने बहुत कम बात की है, बहुत ही ज्यादा कम। और सर किसी से फोन भी नहीं करती थी मैं इतने टाइम में। तो उससे भी क्योंकि सर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अपना एक ही जगह फोकस रखना चाहिए। और फोन सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। सर अच्छी जगह है, मतलब फोन भी अच्छा ही है, लेकिन उसको हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो एक तरह से ये आपने पूरा बताया कि आपने शुरुआत में ही जो योगदान है मम्मी का, बहन का, आपने घर पे ही रह के तैयारी हाँ जी सर। भाई का, तो कैसे वो आपकी तैयारी के प्रति सेंसिटिविटी, जैसे लक्ष्य है छोटा है, तो कैसे वो उनके अंदर ये सेंसिटिविटी आई कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें अपने पे नियंत्रण करना है, ये बात इसका एहसास करवाया गया या ये उन्हें पहले से अपने आप था? नहीं सर, ये तो उनको शुरू से ही था। शुरू से ही मुझे टाइम देते थे, जैसे मेरे कमरे में बहुत कम आना जाना उनका होता था। और सर मैंने तो फोन पे बात नहीं की, उन्होंने भी किसी से फोन पे बात नहीं की ताकि मेरे तक आवाज ना आए। जी। और सर जो भी उन्होंने भी सर अपना फोन बंद कर दिया चलाना ताकि मेरे तक आवाज ना आए। तो सर सबका ही योगदान है, जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया था तो उन्होंने भी सारा कुछ छोड़ दिया था। सर मेरी मम्मी, मेरी बहन सर वो घर का सारा काम करती थी, मेरे पे काम का कोई ऐसा दबाव नहीं था कि मुझे काम करना है। तो उनका शुरू से ही अपने आप ही था सर, वो मेरे को बोलते थे बल्कि कि मोटिवेट करते थे जब कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं करना है। तो बहुत बड़ा योगदान है सर। तो जैसे आपने बताया डीमोटिवेट होने के क्या क्या मतलब कारण होते थे कि ऐसा हो जाता था बीच बीच में? सर जैसे हम कभी कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो सर वो याद नहीं होती, तो फिर हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमने इतना मेहनत की लेकिन फिर भी अभी याद नहीं आ रहा। तो सर वो एक डीमोटिवेशन होता है। और सर कभी कभी सोसाइटी को देख के भी लगता है कि अगर क्या होगा कि अगर हमारा नहीं हुआ क्लियर, हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और कभी कभी ऐसे लगता है कि जो हमारे साथ के साथी हैं वो कोई ये काम कर रहा है, वो कोई उसकी जॉब लग गई या फिर, तो वो सर पीयर प्रेशर भी होता है एक थोड़ा सा कि हाँ उनकी लाइफ सेटल हो गई, हमारी नहीं है। तो वो सर ऐसे कभी कभी लगता था, डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन सर फिर हमें सोचना चाहिए कि हमें, अगर हम बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो सर हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। तो सर अच्छा, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों को अलग ढंग से देखा जाता है
लड़कों को अलग ढंग से देखा जाता है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हाँ जी। जो है ना वो सोसाइटी के मानसिकता के अंदर है। हाँ जी। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस तरह की कोई बैरियर आपके परिवार में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आसपास के तमाम बैरियर इस तरीके के होते हैं और लड़कियों के बारे में योजना जो उसकी उसकी प्लानिंग है, भावी जीवन की प्लानिंग वो अलग ढंग से ही हाँ जी सोच करके होती है कि उसे पराए घर जाना है आदि हाँ जी आदि सर। जैसे। तो ऐसे उसका क्या इसने क्या कोई बैरियर खड़ा करने की कोशिश की और लड़कियों के लिए जिनके बारे में इस तरह से सोचा जाता है वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मेरी जो मम्मी है या मेरी बहन है, मेरा भाई है सर, वो तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। वो मेरी निश्चित मम्मी तो रूप सर मेरे को मेरा बेटा ही मानती है, उनको तो जी ऐसे जी कुछ इसके बारे में नहीं था। लेकिन सर सोसाइटी में ऐसे मेरे को भी फेस करना पड़ा है। सर मुझे ये कहते थे कि लड़कियों के लिए लॉ फील्ड अच्छी नहीं है होती और तुमने एलएलबी क्यों ही ली, और ये भी बोलते थे कि एलएलबी तो हर कोई करके फिरता है और तुम्हारा इसमें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो दूसरी जैसे कि सर ये मानते कि लड़कियों को बस टीचिंग लाइन में ही जा सकती हैं, बाकी वो जा नहीं सकती कहीं भी, तो ऐसे भी बोलते थे। तो सर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी बोलते थे कि इसकी शादी करवा दो, इसकी उनकी सरकारी नौकरी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है या कामयाबी तो मिलती नहीं आजकल, तो वैसे भी लड़के हैं। सर वैसे भी मैंने देखा है कि लोग लड़कियों पे खर्चा करना नहीं चाहते शिक्षा के मामले में, वो सिर्फ लड़कों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं और अपनी ही लड़की को दूसरे स्कूल में भेज देते हैं, उसमें सर डिस्क्रिमिनेट तो करते हैं। मैं तो सर ये कहूँगी कि हाँ, जो हमारे गांव के या आसपास के गांव की जितनी भी लड़कियां हैं कि माता पिता को थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए अपनी लड़कियों पे कि वो कर सकती है, और हमें उनकी शिक्षा में भी योगदान देना चाहिए माता पिता को। माता पिता से ही सर सारी बात शुरू होती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो माता पिता के ऊपर ही होता है सारा। ठीक और उनको कम नहीं समझना चाहिए सर लड़कियों को। बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि लड़कियां भी अपने आप को लड़कियां ही जिस तरीके की परंपरागत तौर पे जो सोच है ना उसी तरह से मानना शुरू करती हैं और वो अपने जो टारगेट जो है ना सेट नहीं कर पाती हैं। हाँ जी सर। बहुत सारी मतलब ये तो उनके लिए क्या मैसेज है? ठीक है, परिवार के लोगों को तो ऐसे करना चाहिए, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हाँ जी सर। लेकिन लड़कियों को क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को वो जिस भी क्लास में जो भी पढ़ते हैं वो अच्छे से करो, क्योंकि सर अगर हम अच्छे से करेंगे तो सर हमारे रिजल्ट बोलते हैं कि वो अच्छा कर रही है। तो सर अगर हम छोटे जब होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो हमें उस टाइम अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए सर, इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, और हमें अपने गोल सेट करने चाहिए सर। एक पॉइंट के बाद सर परिवार वाले भी मान जाते हैं, तो हमें उनको दिखाना चाहिए कि हम कर सकते हैं। हम पढ़ के हम अपने रिजल्ट उनको शो करेंगे कि हमने इतना अच्छा किया है तो हम आगे भी कर सकते हैं। तो लड़कियों को भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और उनको अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार रिपीट ही कर रहा हूँ प्रश्न, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है हाँ जी सर। कि मुझे जज बनना है, ये टर्निंग पॉइंट कब आता है और ये कैसे निर्णय होता है? सर जैसे मैंने पहले बीएससी में एडमिशन लिया था जी। तो सर मैं शुरू से जब छोटी थी तो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने सर जो मेरे को बताया गया तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। अपने जो मेरी साथ में थी लड़की उनको देख के तो मैंने उसमें ले लिया एडमिशन। तो सर उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना है सर जिससे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, ताकि ताकि सर मेरे जो पर्सनली भी सर मैं ग्रो करूं टाइम के साथ साथ। और सर उसमें सर मुझे लॉ फील्ड अच्छी लगी, क्योंकि सर डेली जो है नई नई चीज़ों का पता लगता है, सीखते हैं सर, हमारे जो मेंटल होराइजन है वो भी ब्रॉड हो जाते हैं। तो
तब मुझे ऐसे लगा कि सर मुझे कुछ अलग करना है, जो परंपरागत होता है जैसे बीएससी के बाद एमएससी उसके बाद टीचिंग, तो सर उससे मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ अलग करना है। तो मैं इसके साथ अगर ऐसे रहूंगी तो मैं हमेशा ही ऐसे रहूंगी अंडर कॉन्फिडेंट और कभी कुछ अलग नहीं कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। तो सर मुझे अपने लिए भी कुछ बदलना था कि कुछ चेंज हो। और ऑब्वियसली सर ये तो बहुत अच्छी जो है सर्विसेज होती है सोसाइटी की तरफ भी और देश की तरफ भी, तो सर मेरा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो वो बहुत बड़ी बात है। आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपके जो वीक पॉइंट हैं, वो एक बार थोड़ा सा जरूर बताएं कि स्ट्रॉन्ग क्या है आप में। सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे को तो ऐसे लगता है कि सर एक तो हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सर एक जो है हमें पंक्चुअल भी होना चाहिए टाइम को लेके कि अगर जो काम हमें उस टाइम पे करना है तो उसी टाइम पे करना है, उसके अलावा उसको फर्दर डिले नहीं करना है उसको। दूसरा सर हार्ड वर्क होता है कि हम डेली काम करें, और सर उसके साथ स्मार्ट वर्क होता है कि हम काम करें लेकिन हार्ड वर्क करें लेकिन उसको सही डायरेक्शन में करें जिससे सर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। हार्ड वर्क सर अगर हम गलत डायरेक्शन में करते हैं तो सर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो सर स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क बहुत जरूरी है कि स्मार्टली हम अपने सारे एफर्ट्स सारी एनर्जी उस डायरेक्शन पे लगाएं जहां से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे अपने। तो सर वो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसे वीक पॉइंट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सर मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया प्रिपरेशन के टाइम पे, तो सर मैं बहुत बीमार रही हूँ उस टाइम पे। तो हेल्थ पे हमें ध्यान देना चाहिए अपनी, और अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और दूसरा सर एक ओवर थिंकिंग से हमें बचना चाहिए कि हमें बार बार हम ओवर थिंक करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। ये चीज सर फिर एक तरह से हमें हमारी प्रिपरेशन में ऑब्स्टैकल क्रिएट करती है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, बार बार सोचते हैं। तो वो मुझे अपने वीक पॉइंट लगते हैं कि अभी भी सर मैं काम कर रही हूँ कि अपनी हेल्थ पे और ओवर थिंकिंग पे सर फोकस करना है। अच्छा, उन लोगों के नाम जिन्होंने मोटिवेट किया हर कदम पे, परिवार का आ गया, और भी परिवार में कोई हो और इसके अलावा भी? हाँ जी सर। सर शुरू में तो सर मेरे जो स्कूल के चेयरमैन थे रणबीर सर, उन्होंने वो सर सबसे बड़ी मोटिवेशन थे, उन्होंने ही स्टार्टिंग की। उसके अलावा सर स्कूल में जब मैं थी तो बहुत सारे टीचर्स थे जैसे देवेंद्र सर, भूपेंद्र सर, हरीश सर, शास्त्री सर और कपिल सर। सर उसके बाद जैसे मैं बीएससी में गई वहाँ पे जो टीचर्स थे वो सर बहुत अच्छे थे। उनसे उनको देख के सर स्टडी के अलावा जैसा उनका सर बर्ताव था, जैसा बिहेवियर था, उनको उनसे भी बहुत सीखने को मिला। और वो हमेशा ही कहते थे कि वर्षा तुम अच्छा ही करोगी। उसमें कविता मैम है, सुषमा मैम है, मीनू मैम है और मंजू मैम है, तो उन्होंने मोटिवेट किया। उसके बाद सर मेरे रिलेटिव्स में मेरे मासी हैं, मेरे मासड़ जी हैं दोनों, और मेरे मामा हैं। तो सर मतलब लाइफ में अगर बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं और हमें उन पे उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो सर बुरे लोगों सर सबको ही सबकी लाइफ में ही होते हैं, लेकिन हमें जो अच्छे लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं उनके उसमें ध्यान देना चाहिए। और सर मेरी फ्रेंड है जैसे मैंने आपको बताया था, तो सर उसने पूरी एलएलबी में भी मुझे साथ दिया था। सर वो मेरे से बड़ी है तो मुझे मेरी छोटी बहन ही मानती है, तो प्रिपरेशन में भी उसने मेरा बहुत साथ दिया था। कोई और मैसेज? सर मैं तो बस यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप कई बार हम बहुत सारे पॉइंट्स में स्टक होते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर लो। तो एक बारी तो अपना डिसाइड करो, एक गोल सेट करो कि बस यही करना है। उसके अलावा बाकी जो भी चीज है वो सारी छोड़ दो, जो भी फोन है या जो भी और करियर ऑप्शंस हैं कि उनको बाद में करेंगे, वो सब बाद में होता रहेगा, लेकिन पहले यही करना है। तो अपने एक गोल सेट करो, उसके बाद डेली अपने टारगेट सेट करो। डेली मैं तक लिखती थी कि मुझे आज ये करना है, फिर उस पर टिक लगाती थी कि ये आज हो गया, कि आज कितना हुआ तो कल उससे ज्यादा ही करना है। तो उसके अलावा सर थोड़ा अपना जो बिहेवियर है वो भी प्रिपरेशन के साथ साथ हमें अच्छा रखना चाहिए। ऐसे बिहेव करो जिस भी पोजीशन पे आपको जाना है, ऐसे बिहेव करो कि आप उस पोजीशन पे अभी हो और आप उस टाइम पे कैसे बिहेव करोगे। क्या आपके अंदर उस टाइम पेशेंस लेवल होगा, कैसे आप
लोगों को डील करोगे, ट्रीट करोगे, या अपने आप के अंदर कैसा डिसिप्लिन होगा, वो सारी चीजें सर अभी से हमें सोच लेनी चाहिए कि हम वो अभी हैं और हमें वो आगे जाके कैसे करेंगे। तो सर वो फिर हमें पढ़ने का भी और उत्साह होता है जब हम ऐसे सोच लेते हैं। तो उसके अलावा तो मैं बस ये कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, सभी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सर सबका आशीर्वाद ही होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो है सफलता में योगदान देता है। वर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका बहुत बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद और अनंत शुभकामनाएं थैंक यू आपके लिए। सर। धन्यवाद। थैंक यू।